चलिए बताइए, यहाँ पर प्रगतिवाद में पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? प्रगतिवाद पढ़ रहे हैं। तो आज ये पहला प्रश्न आपका तुक्का से ही काम चल गया और आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर, आपका तुक्का बिल्कुल सफल हो गया, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? हमने प्रैक्टिस सेट में आपको कवर कराया था, एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो संस्था है वो किस स्तर की संस्था है। याद रखिए, ये जो संस्था है आपकी अंतरराष्ट्रीय है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय संस्था, याद रखिएगा। ठीक है, और कह सकते हैं कि भारतीयों में भी कुछ आपके समाजवादी विचारधारा वाले आपके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस प्रश्न को हमने देखो बताया है ना, इस प्रश्न को हमने कई बार आपको बताया है कि प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। ए नंबर आ रहा है, ए नंबर आ रहा है और किसी का सी भी आ रहा है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रेमचंद। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, अगर हिंदी साहित्य के 10 क्वेश्चन होंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है प्रगतिशील से। ठीक है, और कौन है आपके? तो प्रेमचंद, ये आपके पहले थे, है ना। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी? ये किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो याद रखिए 1936 में। कब? 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को आते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन मिल जाए। चलिए क्वेश्चन आ गया है, यार आपसे यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर आपके 1936 में। कब? 1936 ईस्वी में की गई थी सज्जाद अली और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयासों से। किसके? याद रखिए 2 पॉइंट कि सज्जाद अली और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो पहला जो आपका हुआ था 1936 में अपने इंडिया में, है ना, वो भी कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे तो अभी हमने आप लोगों ने बताया, अभी आप सभी ने बताया कि इसके आपके कौन थे, तो आपके प्रेमचंद थे, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा, प्रेमचंद थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा अध्यक्षता पूछा है ना, कुछ लोग जवाब यहाँ पर डी आए हैं। तो आपको बता दें, स्थापना अगर बात करता है अपने भारत में तो मुल्कराज आनंद होंगे, है ना, और आपके कौन? सज्जाद अली होंगे। लेकिन अध्यक्ष आपके थे वो आपके कौन? प्रेमचंद थे, जो कि आपके कहाँ हुआ था? लखनऊ में पहला आपका हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना लंदन में हुई थी वो किसके प्रयास से हुई थी? यहाँ पर बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयास से हुई थी? तो कह सकते हैं स्थापना के समय आपके ये भी थे, है ना, स्थापना के आपके थे। तो इसका मतलब है जो अभी हमने बताया वही ऑप्शन इसमें मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, तो बिल्कुल जवाब सही है, मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर, है ना। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिन लग रहे होंगे, 2-3 क्वेश्चन और कठिन मिलेंगे, इसके बाद आपको सरल मिलेगा। चलिए, नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन का असली नाम क्या है? नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा, है ना। नागार्जुन जो कि याद रखिए, इसका आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर जवाब आ रहा है 16 का ऑप्शन सी, वैद्यनाथ मिश्र। याद रखिएगा कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध, याद रखिए इन्हें बाबा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बाबा के नाम से। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, है ना। ये कैसे कवि हैं? तो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। जन्म की बात करें तो 1911 में मधुबनी कहाँ पड़ता है? मधुबनी। तो मधुबनी की पेंटिंग आपको प्रसिद्ध है, कहाँ की? बिहार के है। तो बिहार में इनका जन्म हुआ था, तरौनी नामक गांव में। कहाँ पर? तरौनी नामक गांव में। इनके पूरे क्वेश्चन जो बताए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, है ना। कब हुआ था? तो आपके 1911 में। कहाँ पर? मधुबनी।
बिहार में हुआ था, जो कि गांव का नाम तरौनी गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए और प्रयास करिए कि ये प्रश्न आप लोग सही कर दें, क्योंकि अभी हमने बातों ही बातों में आपका यहाँ पर आंसर बताया है कि जो आपके नागार्जुन थे वो कैसे कवि हैं। तो ये कवि थे आपके प्रगतिवादी विचारधारा कवि हैं। कैसे हैं, तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर प्रगतिवादी आ रहा है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी विचारधारा के आपके कवि थे, है ना। याद रखिएगा कि जो आपके नागार्जुन है, नागार्जुन इन्होंने देखा जाए तो आपके हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली यात्रा में उपनाम की रचनाएं भी किया है। ठीक है ना। और नागार्जुन ने संस्कृत और बंगला में भी काव्य रचना किया है। किसमें, संस्कृत और बंगला में भी काव्य रचना इन्होंने किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है, कह रहा आपसे नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है। कह रहा है नागार्जुन की ऐसी कौन सी रचना है जो हिंदी खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है। यहाँ पर आपका 19 का जवाब थोड़ा सा कठिन हो सकता है। याद रखिए ये है आपकी पत्रहीन नग्न गाछ। ये बहुत ही आईएमपी है, ये बहुत ही आईएमपी है। क्यों आईएमपी है आपको बता दें, क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया है ना। याद रखिए पत्र ही नग्न गाछ, ये कैसी भाषा में है, मैथिली भाषा में। ठीक है, मैथिली भाषा में है, जो कि देखा जाए इस कविता को इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इस कारण से ये कविता आपकी बहुत ही आईएमपी है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है। जितने लोग आते रहे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, है ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, मोटिवेट बना रहिए। चलिए 25 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा। ये है आपकी किसके, केदारनाथ अग्रवाल की है। याद रखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके रचनाकार कौन है, तो आपके केदारनाथ अग्रवाल हैं। और ये कैसे कवि हैं, तो ये भी आपके कैसे हैं, प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, है ना। इनका पहला जो काव्य संग्रह था, इनका पहला काव्य संग्रह था युग की गंगा। कौन थी, युग की गंगा, युग की गंगा। ये इनकी सबसे पहला काव्य संग्रह था, जो कि देखा जाए आजादी के पहले मार्च 1957 में प्रकाशित हुआ था। कब, युग की गंगा 1957 में प्रकाशित आपकी की गई थी। ठीक है, अभी इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन से और बनता है, जमुन जल तुम, क्या जमुन जल तुम, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, देखते हैं कोई ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्वेश्चन, सर यूपीएसआई क्लास है कि नहीं। भाई यूपीएसआई क्लास आपकी तो डेली हम करा ही रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो 2-3 पॉइंट हम कभी भी आपको बताते हैं, वो 2-3 पॉइंट आपकी एग्जाम में लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर 2019, 2020 और 2021 तक में पूछे गए क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए जुमन जल तुम काव्य के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया युग की गंगा, ये इन्हीं की है, युग की गंगा इन्हीं की है ना। नींद के बादल ये भी इन्हीं की है, याद रखिएगा, है ना। लेकिन आग का झरना और युग धारा, कौन कौन, युग की कौन सा है, आग का झरना और युग की धारा, ये दोनों ही केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है ना। कह सकते हैं इस जो क्वेश्चन है इसमें संशोधन किया गया था और इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था जब आया था। तो याद रखिएगा ये आग का झरना और युग धारा दोनों ही केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। देखो हमने कल शायद या परसों वाले क्लास में हमने आपको बताया था लंबी कविता के बारे में हमने आपको बताया था। लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध आपके हैं, बताइए कौन सी। तो मुक्तिबोध की कौन सी रचना है, अगर आपको ये पता होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर अंधेरे में, है ना। 30 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर अंधेरे में। ये लंबी कविता है किसकी, मुक्तिबोध की है लंबी कविता।
वैसे हमने आपको बताया था कि जो आपकी कौन है, आपके मुक्ति बोध हैं, मुक्ति बोध की कई रचनाएं हैं, जैसे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, क्या चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी किसकी है, गजानन माधव मुक्ति बोध की है। भूरी भूरी खाक खोल धोल, ये भी इन्हीं की है ना। ब्रह्मा राक्षस, है ना, ये इन्हीं की है। चंबल घाटी, ये भी इन्हीं की आपकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को और, जो कि क्वेश्चन आपको मिल जाए। हाँ, यहाँ पर देखो 2-4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अंधेरे में कविता रचयिता आपकी कौन है, गजानन माधव मुक्ति बोध है। इसके अन्य काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्मा राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में, ये आपकी है ना। राम की शक्ति पूजा, ये निराला की, तथा असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता है ना। अगर पूछे राम की शक्ति पूजा किसकी है, निराला की है। असाध्य वीणा ये भी किसकी है, तो आपकी अज्ञे की लंबी कविताएं, ये लंबी कविता में आपकी आती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको मिलेगा कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये क्या थे, आपके अध्यापक रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, विशिष्ट विचारधारा कवि भी रहे हैं। ठीक है ना। इन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए आस्मिकता की खोज की बात उठाई है। ठीक है, किसकी, आस्मिकता की खोज की बात उठाई है। ठीक है, तो ये पॉइंट इनसे बने हैं। देखते हैं इनसे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए, कह रहा आपसे यहाँ पर केवल हिंदी ही पढ़ाते हैं क्या सर, तो भाई हम यहाँ पर केवल हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो हम आपको हिंदी के साथ साथ जीके भी पढ़ाते हैं। जीके के अंतर्गत आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, है ना, साथ में आपको साइंस भी पढ़ा देते हैं। ठीक है ना, साइंस भी पढ़ाते हैं। बस यही है ना कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करें। अब बच्चों की डिमांड आई है कि सर जीके जीएस स्टार्ट करिए, हिस्ट्री पॉलिटी स्टार्ट करिए, तो अब आपकी क्लासें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी बिल्कुल तरीके से आपके यहाँ पर कह सकते स्टार्ट करेंगे। इसलिए तो टाइम टेबल आपको कर रहे हैं। ठीक है ना, परेशान मत होइए, अब आपकी क्लासें हम आपको देंगे क्योंकि बच्चों की डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर टाइम टेबल क्लास के अंत में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर बताइए चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है। 31 का जवाब देना है, जो कि सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर मुक्ति बोध, अभी हमने आपको बताया कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जवाब के कौन है, मुक्ति बोध। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है अंधेरे में कविता किसने लिखी है। चलिए इस प्रश्न को लॉक करिए, जल्दी से लॉक करिए। यहाँ पर अंधेरे में कविता किसने लिखी है, चलिए यहाँ पर जल्दी से करिए। गजानन माधव मुक्ति बोध है, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। गजानन माधव मुक्ति बोध अंधेरे में आपकी कविता के आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। चलिए दिनकर के बारे में हमने आपको बताया था, दिनकर की रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया था। तो देखिए दिनकर की रचनाओं में कौन इसमें से शामिल नहीं है 39 में। तो देखिए दिनकर की कौन से आपकी इसमें है, तो आपकी हुंकार भी इन्हीं की है ना, और क्या आपकी है, कुरुक्षेत्र भी इन्हीं की है, उर्वशी भी इन्हीं की है। लेकिन त्रिधारा, त्रिधारा आपकी दिनकर की रचना नहीं है, तो है किसकी। चलिए कोई है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, त्रिधारा जो है वो किसकी रचना है। चलिए कोई है जल्दी से जवाब दे सकता है या हम ही बताएं। चलिए तो याद रखिए त्रिधारा हम ही बता दे रहे हैं। त्रिधारा जो आपकी है वो किसकी है, हम आपको एक हिंट देते हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे कि आपकी हिंदी में देखा जाए वीर रस की कविताएं, वीर रस की कविताएं जो लिखा है उन्होंने ही लिखा है। और वीर रस की कविताएं आपकी हिंदी में देखते हैं कौन लेडीज हैं, कौन लेडीज हैं, तो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिए त्रिधारा जो आपकी है किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि जब प्रैक्टिस सेट आप लगाया करते हैं तब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिया होता है, बहुत बार दिया गया है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, यहाँ पर 41 नंबर का जवाब देना है। और संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए बेहतरीन जवाब आ चुका है, ऑप्शन डी आ रहा है दिनकर। आपका जवाब बिल्कुल सही है, दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। क्लियर है, तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। चलिए यहाँ पर 42 नंबर में बताइए, आधुनिक युग की गीता जो कहा गया है वो दिनकर की किस कृति को कहा गया है। चलिए 42 का जवाब देना है,
प्रयास अच्छा है, बेहतरीन प्रयास है, और आपका जवाब बनेगा यहाँ पर सी, कुरुक्षेत्र। याद रखिए, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। याद रखिएगा कि युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा स्थान है। और ये कैसा है, ये एक काव्य गीत है। कैसा है, काव्यगत आपका गीत है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आप पिछले वाले प्रश्न में आपने सही जवाब नहीं दिया है, प्रयास किया लेकिन सही नहीं किया, तो इस वाले प्रश्न को 100% लॉक करिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन पूरी तरीके से दिया गया है। चलिए, बेहतरीन है कि आपने पिछले प्रश्न को ध्यान दिया। यही कारण है कि जवाब आपका बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र आपका हो जाएगा, जो कि आधुनिक युग की गीता कहा गया है ना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रयोगवाद। अब हम लोग कहां पर आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं प्रयोगवाद में आ चुके हैं, है ना। कह रहा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है या कथन किस वाद से संबंधित है। देखिए, कोई भी वाद होता है, हर एक का कह सकते हैं अपना कथन होता है। जैसे कि इसके पहले प्रगतिवाद था, अब यहाँ पर प्रयोगवाद है। प्रयोगवाद में ये जो आपका है, इसमें से जवाब आपका बने कौन सा, यहाँ पर राइट आंसर आपका जवाब बनेगा डी नंबर, प्रयोगवाद हो जाएगा, है ना। कह रहा है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन ये साधन है, ये प्रयोगवाद का कथन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सर जी आपका गेहूं कट गया। अब गेहूं काटेंगे तभी तो जाएंगे, गेहूं काटेंगे तभी तो जाएंगे ना। अब गेहूं काटेंगे, अब क्या किया जाए, काटा जाएगा धीरे धीरे से। छुट्टी आप लोग तो देते नहीं हो, है ना, बुखार उखार में, इसलिए फिर गेहूं कैसे कटेगा। आप सब लोग एक दिन आना, सब लोग कटवा देना, तो हमारा एक दिन में गेहूं, एक दिन में क्या, 1 घंटा में कट जाएगा, इधर से उधर उधर हो जाएगा, कट के का पूरा गेहूं घर पे आ जाएगा और भंडारा करा दिया जाएगा। सही रहेगा, एक दिन भंडारा हो जाएगा सब लोगों का, बस सही रहेगा। चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। कह रहा है अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। फटाफट क्वेश्चन देना है, अज्ञेय का पूरा नाम बताना है, सही क्या बनेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और जब भी कभी किसी का उपनाम होता है, वो हमेशा वन आप कह सकते हैं आपके सिंगल उद्धरण चिन्ह से आपका होता है ना। चलिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, 2 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी, सचिदानंद हीरानंद वास्यन, है ना, ये इनका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो है वो आपकी कौन सी है। तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता। 7 का जवाब देना है। 7 का जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिए प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है कौन, तो आपकी प्रतीक। क्या बन जाएगा, प्रतीक आपका जवाब बनेगा बी, प्रतीक है, जो कि देखा जाए मुख्य स्वर, है ना, मुख्य स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही सुनाई देता है ना। तार सप्तक की बात करते हैं। तार सप्तक क्या है, तो तार सप्तक एक क्या है, काव्य संग्रह है, जो कि प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं इसमें से देखने को मिलती हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन बनेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है तार सप्तक कामा दूसरा सप्तक कामा तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, बस आपको थोड़ा सा अपनी मेमोरी पावर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन हिंदी साहित्य से छूट कर ना जा पाए। ठीक है, बस अपने तैयारी को रिवीजन के तौर पर डेली यहाँ पर रिवीजन करते रहिए। चलिए, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का जो संपादन है वो किसने किया था। जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर अज्ञेय थे। कौन थे, अज्ञेय। देखो यहाँ पर जवाब आ गया है और बिल्कुल सही है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। देखो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बताने वाले हैं, इसको नोट करिएगा। पहला, तार सप्तक मतलब कह सकते हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था, है ना, ये प्रकाशन हुआ था 1943। ये पहली डेट आपको याद करना है। दूसरी डेट आपको ये याद रखना है कि दूसरा तार सप्तक कौन, सेकंड वाला जो तार सप्तक है ये आपका आया था 1951 में। कब, 1951 में। और तीसरा तार सप्तक जो आपका है वो कब आया था, तो 1959 में। कब, 1959 में तीसरा आपका तार सप्तक आया था। यही क्वेश्चन अभी आपको बनने वाले हैं, यही क्वेश्चन। पहला क्या है, तार सप्तक की स्थापना 1943, दूसरा 1951 और तीसरा 1959। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, जो कि अभी हमने आपको बताया। बताइए भाई, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जल्दी से बताइए, जल्दी से लॉक करिए, जल्दी से लॉक करिए, जल्दी से लॉक करिए, फटाफट लॉक करना है।
चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, 9 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका जवाब बनेगा। आपके 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, है ना, किया था ना। दूसरा प्रकाशन हम आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, दूसरा तार सप्तक आपके 1951 में, ठीक है, और तीसरा तार सप्तक तो आपके 1959 में, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, जल्दी जल्दी यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, 13 का ऑप्शन आ रहा है, 13 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है 13 में। चलिए लॉक करते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1959 आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा। 1959 में ये तीसरा आपका था, है ना। द्वितीय वाला कितना था, 1951, और पहला था 1943। आई होप ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर आपके हो गए। किसके द्वारा किए गए थे तार सप्तक, तो याद रखिए हिंदी में प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है, हिंदी में जो प्रयोगवाद का प्रारंभ है वो आपके 1943 से अर्थात अज्ञे द्वारा ही संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ये है क्या, तो तार सप्तक में है क्या, तो तार सप्तक में जितने भी प्रयोगवादी कवि हैं उनकी रचनाओं का संग्रह तार सप्तक में ही मिलता है। याद रखिएगा तार सप्तक कवि में 7 कवि शामिल है, कौन कौन, तो आप कह सकते हैं तार सप्तक में कितने 7 कवि आपके शामिल है, कितने 7 कवि आपके शामिल हैं आपकी, इसीलिए इन्हें तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तार सप्तक को या देखा जाए तो एक होता है, आपको हम ट्रिक बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। एक है आपका है अमुने गिरा प्रभा, क्या क्या है, अमुने गिरा प्रभा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ये 7 लोग कौन है, एक अज्ञेय हो जाएंगे, अज्ञेय हो गए, दूसरा आपका मुक्तिबोध हो गए, ठीक है, तीसरा जो आपके हैं वो आपके नेमीचंद है, नेमीचंद जैन है, तीसरा है गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, और 5वें जो आपके हैं वो रामविलास शर्मा है, ठीक है। प्रा से हो जाएगा क्या, प्रभाकर हो जाएगा, और भा से बन जाएगा भरत भूषण अग्रवाल। ये 7 लोग हैं, ये 7 कवि हैं। तो ऐसे आपका थोड़ा सा नोट करिएगा, वैसे ट्रिक तो आप अपने मन से भी तैयार कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ट्रिक आपकी अपने मन से अगर तैयार की जाए वो ट्रिक आपकी हमेशा चलती है, ठीक है। वैसे प्रयास हमने किया है, थोड़ा बहुत ही याद रहेगा। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताना है 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। चलिए यहाँ पर 14 नंबर में 14 का जवाब दीजिए, 14 का जवाब दीजिए कि प्रयोगवाद कवियों की जो रचनाएं हैं वो किस सप्तक में संग्रहित हैं। अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब बनेगा ऑप्शन ए तार सप्तक में, क्या, तार सप्तक में। अभी यहाँ पर कह सकते हैं, देखो क्या होगा, यहाँ पर हमको जैसे कवर होती है तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से प्रयास किया करेंगे कि एक दिन में कम से कम आपको 5-6 राइटर की ट्रिक बना दें, ताकि जब भी क्लास लें तो एक ट्रिक के माध्यम से 5-6 राइटर आपके तैयार हो जाएं, ठीक है। तो ट्रिक का भी प्रयोग किया करेंगे, अभी आपको पढ़ा दें, क्योंकि जब बेस तैयार होता है तभी ट्रिक फॉलो होती है, अन्यथा ट्रिक भी हवा में उड़ जाती है, ठीक है ना, इस कारण से। चलिए यहाँ पर देते हैं अगले प्रश्न को, कह रहा अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। चलिए लॉक करिए, सभी लोग इस प्रश्न को लॉक करिए, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि अज्ञेय जो आपके हैं वो प्रयोगवाद के कवि हैं जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। आपका जवाब यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए कमाल के लोग हैं, जवाब भी बिल्कुल फटाफट आ रहे हैं, नकल करने का भी तरीका बेहतरीन है। चलिए बताइए तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। कह रहा है तार सप्तक में संकलित कवियों को, और तार सप्तक में कितने लोग हैं, 7 लोग, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ट्रिक अभी हमने क्या बताया, ट्रिक अभी हमने आपको फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। ट्रिक हमने आपको बताया अमुने गिरा प्रभा, ये 7 लोग हैं जिनको देखा जाए कि राहों के अन्वेषी जो कहा था वो किसने कहा था। यहाँ पर 16 का ऑप्शन आ चुका है और ऑप्शन बनेगा बी, आपकी अज्ञेय ने कहा है। किसने, अज्ञेय ने कहा है। याद रखिए जो इसमें शामिल है उन्हीं में एक आपकी कौन है, तो आपकी अज्ञेय ने इन्हें राहों के अन्वेषी कहा है। अन्वेषी मतलब खोजकर्ता के होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो देखिए अभी हमने आपको ट्रिक बताया, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। अब टेस्ट जो आपका है बहुत आसान लगेगा। देखिए ट्रिक हमने जो लिखा है उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप देखिए, हमने लिखा था अभी ट्रिक में अमुने, क्या लिखा था, अमुने गिरा
अमुने गिरा प्रभा। अब ये बताइए इनमें से कौन शामिल आपका है या नहीं मिल रहा है, कौन कौन है? तो आ से क्या होता है, आज्ञे हो गया, म से मुक्तिबोध हो जाएगा, है ना, ने से हो जाएगा नेमीचंद जैन, और गी से हो जाएगा गिरजा, रा से हो जाएगा रामविलास शर्मा, पा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे, और भा से हो जाएगा भरत भूषण अग्रवाल। अब देखिए कि आपका जवाब कितना आसान हो गया, और यहाँ पर 18 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, शमशेर इसमें से शामिल नहीं है, शमशेर इसमें शामिल नहीं है। आसान हो गया ना, हर चीज आसान होती है जब उसको थोड़ा सा समय दिया जाए तो, ठीक है। यहाँ पर बताइए, कह रहा है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? चलिए बताइए, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? चलिए केदारनाथ आपको दिया गया है, और आपका जवाब यहाँ पर सही कौन सा बन जाएगा? चलिए जवाब आ रहा है 27 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा सप्तक में। याद रखिए जो केदारनाथ सिंह है वो तीसरे तार सप्तक में संकलित आपके कवि हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? पहले प्रश्न आपने जवाब गलत दिया है, कोई बात नहीं है, पहला आपके सामने था, अब आपके सामने वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। लॉक करिए ऑप्शन को, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि आपके कौन बन जाएंगे? तो आपका जवाब ए नंबर आपके केदारनाथ सिंह। कौन? केदारनाथ सिंह, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। लाइक शेयर करते रहिए, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर करते रहिए, मोटिवेट हमें बनाते रहिए, हमेशा मोटिव बनाए रखिए, क्योंकि आप समझदार हैं, ये समय सभी लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, आप भी हुए हैं, लेकिन हम आपके लिए देख सकते हैं कि लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस कराते रहेंगे ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिवीजन पे रहे, भूले ना, ठीक है। तो मोटिवेट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, जितना आपसे हो सकता है उतना आप करिए, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम आपके लिए करते हैं, ठीक है। मोटी नहीं करना है, मोटिवेट करने के बोला है। चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं, चौथा सप्तक में संकलित जो कवित्री हैं वो आपकी कौन है? यहां पर पूछा है जवाब, और आपका जवाब हो जाएगा सुमन राजे। कौन? सुमन राजे, ये चौथा सप्तक में संकलित आपकी कवित्री हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? चलिए 30 वाले में ट्रिक लगाइए, जल्दी से ट्रिक लगाइए, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है। अगर आपने ट्रिक सही से ध्यान दिया होगा तो 100% यहाँ पर इसे लॉक कर दोगे, और इस प्रश्न के जो जो लॉक करेगा समझेंगे कि आपने ट्रिक को भी ध्यान दिया और आपने पढ़ाई पर ध्यान दिया है। यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर, बहुत ही बेहतरीन जवाब है ऑप्शन डी, रघुवीर सहाय। ये आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग ये आपके इसमें शामिल नहीं है। ट्रिक हम आपको फिर से यहाँ पर एक बार बोल दे रहे हैं, हमने ट्रिक आपको लिखा था क्या? आपके अमुने गिरा गिरा और प्रभा। अब देख सकते हैं कि आपके रघुवीर से संबंधित कोई हमने नहीं बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तार सप्तक का संबंध किस धारा से है? यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बन जाएगा? सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा तार सप्तक का संबंध है किस धारा से है? 31 का ऑप्शन आ चुका है, प्रयोगवाद से, है ना, प्रयोगवाद है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? बसंती इनके सामने मत नाच, है ना, मत नाच, यही है। चलिए तो बताइए बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? यहाँ पर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी, केदारनाथ सिंह अग्रवाल। कौन? केदारनाथ सिंह अग्रवाल, आपका जवाब बनेगा डी नंबर, बसंती हवा कविता की रचयिता हैं केदारनाथ सिंह अग्रवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन हैं? आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं वो आपके कौन हैं? चलिए यहाँ पर देना है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं वो आपकी कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? सी, रघुवीर सहाय। रघुवीर ही आएंगे, आपकी जब आत्महत्या कर रहे होंगे तो आपके बचाने कौन आएंगे? रघुवीर आएंगे। ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? ये क्वेश्चन आपको कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन 5-6 बार पूछा गया है, 2016 में, 2010 में, 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? 35 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कवि है, मतलब कह सकते हैं कृति है कुआनो नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हाँ हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं?
हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हम लोग आ चुके हैं और आज हम लोग ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो हमने कंप्लीट किया है। हम लोग आ चुके हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में, जो कि अब आपको डेली इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा, जो कि दिया गया है निबंध। क्या दिया है? निबंध आपको दिया गया है। अब निबंध से जितने भी होंगे कि निबंध ये किसका है, किसका होगा, नाटक किसका है, मतलब अब जो आपका टॉपिक होगा सरल होगा। क्या होगा? अब आपके टॉपिक सरल हुआ करेंगे। तो आप लोग डेली पढ़ा करिए निबंध, क्या निबंध के बारे में जितना भी पढ़ सको कि किसके निबंधकार कौन है। ठीक है ना? यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इस प्रश्न का जवाब